जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन जिसका काम ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक बस अपना फ़ोन स्क्रॉल करना है। और जब उनसे ये चीज़ें छीन ली जाती हैं, तो वो सड़कों पर उतरकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। अब तक आप भी जेन ज़ी के बारे में शायद ऐसा ही कुछ सोचते होंगे। लेकिन नेपाल में जिस तरह से जेन ज़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि इसमें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और इवन मिनिस्टर्स तक के घर जला दिए गए। तो वहीं हमारे देश में भी कुछ लोगों को अब अशोक स्तंभ से दिक्कत होने लगी है। मुझे तो डर इस बात का है, इन्हें हर बात पर डिफेंड करने वाले और खुद को सो कॉल्ड न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर समझने वाले कल को ये बात ना कहने लगे कि हमें अपने देश में अशोक स्तंभ की सच में ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, ये वही जनरेशन है जो एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक पर डांस नहीं करती, बल्कि एक हैशटैग बनकर सरकार की नींद भी उड़ा देती है और अपने ट्विटर के एक ट्वीट से नेताओं को जवाब देने पर मजबूर कर देती है। ये है जेन ज़ी, आज के डिजिटल वॉरियर्स, जिनकी लड़ाई ना तो तलवार से होती है और ना ही बंदूक से, बल्कि उनकी लड़ाई होती है ट्रेंड्स, हैशटैग और वायरल होने से। लेकिन सवाल यह है कि ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट असल में है क्या? और कैसे आज के ज़माने की जनरेशन जो पूरा टाइम रील्स और वीडियो गेम्स में बिजी रहा करती थी, वो आज अपने सोशल मीडिया से पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिला रही है। और क्यों ये जनरेशन साउथ एशिया में, खासकर नेपाल जैसे छोटे से देश में इतना बड़ा तूफान लेकर आई है, जहां उन्होंने करप्शन, सेंसरशिप और सरकार की तानाशाही को सीधा चैलेंज कर दिया। ये कहानी है एक नए युग की, जहां पावर सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, बल्कि आपके स्मार्टफोन में भी है। अब ये जो नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन होने पर नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे की असल वजह वहाँ की करप्ट गवर्नमेंट है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 4 सितंबर 2025 से, जब नेपाल की गवर्नमेंट ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा देती है। इस पर गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो सभी ऐप्स इसलिए बैन कर दी गई क्योंकि ये सभी ऐप्स गवर्नमेंट की पॉलिसी से रजिस्टर नहीं थी, जिसके लिए इन कंपनियों को 1 हफ्ते का टाइम भी दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी अपनी ऐप रजिस्टर नहीं करवाई, तो उन्हें इन ऐप्स को बैन करना पड़ा। लेकिन इस बैन पर इसीलिए सवाल उठाया जाने लगा क्योंकि इससे कुछ ही टाइम पहले नेताओं के जो नेपो किड्स की लाइफस्टाइल थी, वो नेपाल के सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी कि कैसे नेताओं के बच्चे इतनी ग्लैमरस और एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो वहीं नेपाल के लोगों के पास 2 वक्त का खाने का पैसा नहीं है। और उनकी इस हालत की जिम्मेदार भी वहाँ की सरकार ही है, क्योंकि नेपाल में पिछले 15-16 सालों से वहाँ की सरकार काफी अनस्टेबल रही है, जहाँ कोई भी 1 से 1.5 साल से ज्यादा समय तक पीएम नहीं रह पाया, सिवाय केपी शर्मा ओली के, जिसके चलते नेपाल में पिछले 16 साल में 13 प्रधानमंत्री बने। और इसी के चलते नेपाल में कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाई और नेपाल के लोगों के हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर काम करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद जहाँ नेपाल के इतने बुरे हालात थे, उन हालातों में भी नेताओं के बच्चे बड़ी ही लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे। बस इसी को देखते हुए नेपाल की जो यूथ जनरेशन थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर नेपो किड्स को एक्सपोज करते हुए नेताओं को घेरना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि सरकार ने अपने करप्शन को छुपाने के लिए इन ऐप्स को बैन किया है, ताकि कोई उनके खिलाफ आवाज न उठा सके। लेकिन सरकार को शायद खुद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उनके इस एक गलत डिसीजन की वजह से हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि उन नेताओं को इस फैसले के बस 4 दिन बाद ही अपनी जान बचाते हुए देश छोड़कर भागना पड़ेगा। अब यहाँ नेपाल की जेन ज़ी जनरेशन की जीत तो हो गई, लेकिन किस कॉस्ट पर? उन्होंने अपने ही देश का सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ही जलाकर राख कर दिया, जिस पर उन्हीं का टैक्स का पैसा लगा हुआ था। और आगे जब इन्हें दोबारा रीडेवलप किया जाएगा, तो भी इन्हीं के ही टैक्स का पैसा खर्च होगा। इसमें उन नेताओं का तो कुछ बिगड़ा नहीं, वो तो अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नेपाल की जो जेन ज़ी जनरेशन है वो बिल्कुल ही केयरलेस और बस हिंसावादी है, बल्कि नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट से कुछ वीडियोस ऐसी भी सामने आई है जिसमें यही जेन ज़ी जो कुछ देर पहले तक सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट के बाद वहां सफाई करते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपने देश को साफ सुथरा और डेवलप होते देखना चाहते हैं, ना कि बांग्लादेश की तरह जहाँ हिंदुओं को टारगेट करते हुए कई सारी महिलाओं का रेप किया गया, औरतों और लाखों हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हुए मंदिर तबाह कर दिए गए। और भारत के कुछ लेफ्टिस्ट लोग जो नेपाल के इस प्रोटेस्ट को बांग्लादेश के प्रोटेस्ट से कंपेयर करते हुए भारत में भी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स की आग की चिंगारी भड़की थी, उसमें सिर्फ रिजर्वेशन प्रोटेस्ट के नाम पर इस्लामिक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई थी। इसीलिए तो आज भी वहाँ के स्टूडेंट्स द्वारा यही मांग की जा रही है, जहाँ से 1-2 दिन पहले ही ये वीडियो सामने आया है, जिसमें ढाका यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स द्वारा हिजाब को मैंडेटरी करने की डिमांड की जा रही है।
और इसमें सबसे बड़ी आयरनी की बात ये है कि इस प्रोटेस्ट में एक भी महिला नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज हिजाब इज अ चॉइस। ये लेफ्टिस्ट लोगों की हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि आज जो हमारे देश में राइट विंग की सरकार है, उसे हटाकर कैसे लेफ्ट विंग की सरकार लाई जाए, भले ही इसके लिए उन्हें फिलिस्तीन का समर्थन करना पड़े, जिसका हमारे देश से लेना देना ही नहीं है। जब पहलगाम हमले को हिंदू जीनोसाइड बताने के बजाय सिर्फ एक आतंकवादी हमला बताना पड़े, या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल की तरह इंडिया में भी इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाने को सपोर्ट करना, ताकि किसी भी तरह राइट विंग की पार्टी हटाकर लेफ्ट विंग आ जाए। खैर, ये सब बातें तो छोड़ो, आज हमारे देश में कुछ लोगों को अशोक स्तंभ से दिक्कत होने लगी है, लेकिन ये लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। दरअसल अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा श्रीनगर के हजरत बल दरगाह को दोबारा रेनोवेट किया गया था, जिसमें वहाँ एक बोर्ड लगाया गया था, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, और उस बोर्ड के मेंबर्स के नाम लिखे गए थे। लेकिन उस बोर्ड के साइड में अशोक स्तंभ भी छपा हुआ था, जिसके चलते इस बात पर इतना बड़ा विवाद हो गया कि लोगों ने अशोक स्तंभ को मिटाने के लिए पत्थर ही तोड़ दिया, जिस पर उनका कहना था कि ये हमारे मजहब के खिलाफ है और हमारे मजहब में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। लेकिन सवाल ये उठता है कि अशोक स्तंभ की पूजा करने को उन्हें कह कौन रहा था? कल को किसी मंदिर पर अशोक स्तंभ या राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाए, तो हिंदू वहां थाली लेकर उसकी पूजा करने नहीं बैठने लगेंगे, बल्कि इंडियन फ्लैग को सल्यूट करते हुए अशोक स्तंभ की रिस्पेक्ट करेंगे, जो कि हर भारतीय का कर्तव्य है और इसमें कोई चॉइस नहीं होती। और अगर फिर भी कुछ लोग अपने धर्म या मजहब के लिए अशोक स्तंभ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो उन्हें अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे सभी इंडियन डॉक्यूमेंट्स को जलाकर फेंक देना चाहिए, जिन पर भी अशोक स्तंभ बना होता है। वैसे मुझे असली डर तो इस बात का है कि खुद को सो को न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर समझने वाले कल को ये बात ना कहने लगे कि दोस्तों, क्या हमें अशोक स्तंभ की सच में जरूरत है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब अगर नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी जेनजी का, तो ऐसे कैसे हो सकता है वो अपनी हरकतों से बाज आकर रील बनाना छोड़ दें? एक तरफ जहां नेपाल जल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेनजी इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी रील बनाना नहीं छोड़ रहे। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।